मेरे साथ जो है वो मेरे सहयोगी अभिषेक भी जुड़ रहे हैं। अभिषेक जो है वो हमें कुछ और जानकारी देने जा रहे हैं। अभिषेक हमें बताएंगे कि भूकंप से जो है इमारतों को आखिरकार कैसे नुकसान पहुंचता है, क्या इमारतें जो है पूरी तरह से भूकंप रोधी हो सकती हैं या नहीं, और भूकंप रोधी इमारतों की आखिरकार तकनीक जो होती है वो किस तरह से होती है। अपना घर जो होता है वो हर किसी का सपना होता है और हर कोई चाहता है कि जो उसका घर है वो हर तरह की नेचुरल कैलामिटी जो होती हैं उससे सेफ रहे, खास तौर पर भूकंप से। लेकिन ये जो भूकंप होता है वो इमारत को कैसे एक तरह से नुकसान पहुंचाता है और क्या कोई इमारत जो है वो भूकंप रोधी हो सकती है, इसी के सवालों का जवाब आज ढूंढते हैं। एक एक करके आपको उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बताते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि भूकंप से इमारतों को नुकसान जो है वो कैसे पहुँचता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिल्डिंग का हिलना, भूकंप ज़मीन को पूरी तरह से एक तरह से हिला देती है और झटका जो होता है वो इमारत की नींव तक को पूरी तरह से हिला देती है। तो एक तरह से जब भूकंप आता है तो जब ये हिलती है, अगर ज़्यादा ग्रेविटी का हुआ तो बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी भी हो सकती है। अगर कमज़ोर नींव होती है तो इमारतें साइड से लगने वाले झटकों को झेलने के लिए जो नहीं बनी होती हैं वो पूरी तरह से गिर जाती हैं। इसके बाद है नरम मिट्टी। अगर जो सतह है वो नरम मिट्टी की अगर होगी तो ज़ोरदार झटकों से ज़मीन की पकड़ जो होगी वो कमज़ोर होगी और बिल्डिंग यहाँ पर उसके गिरने का जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। इसके अलावा आप ये जानते हैं कि क्या इमारतें पूरी तरह से भूकंप रोधी हो सकती हैं। तो इसका जवाब यह है कि पूरी तरह से तो जो इमारतें होती हैं वो भूकंप रोधी नहीं हो सकती हैं। 100% तक तो भूकंप रोधी कतई नहीं हो सकती हैं, क्योंकि आधुनिक तकनीक से एक तरह से अगर कहा जाए तो आधुनिक तकनीकों से और डिज़ाइन से हम भूकंप के असर को पूरी तरह से एक तरह से रोक सकते हैं। जैसे कि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिज़ाइन, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर आया है जो लोगों की जान और संपत्ति की एक तरह से सुरक्षा कर सकता है। इसके अलावा क्या है, इसमें स्ट्रक्चर, डिज़ाइन और मटेरियल तीनों का योगदान एक तरह से इसमें होता है, जो कि अव्वल क्वालिटी के होते हैं। ऐसे डिज़ाइन तैयार किए जाते हैं जो भूकंप की दिशा में एक तरह से अगर भूकंप आता है तो उसमें एक तरह से जो बिल्डिंग होती है उसके बैलेंस को एक तरह से ये मेंटेन रखते हैं और उसको गिरने से एक तरह से बचाते हैं। अब ये समझते हैं कि भूकंप रोधी इमारतों की जो टेक्निक होती हैं वो कैसी हो सकती हैं। तो उसमें क्या क्या होता है कि बेस आइसोलेशन होता है। इसमें इमारत को ज़मीन से अलग करते हुए रबर, स्टील और लीड के फ्लेक्सिबल पैड पर इनको बनाया जाता है। इसके बाद स्ट्रक्चर को मजबूत बनाना होता है, यानी कि क्रॉस ब्रेसेस, शियर वॉल्स और मूवमेंट रेजिस्टिंग फ्रेम से बिल्डिंग की ताकत को एक तरह से इससे बढ़ाया जाता है। तीसरे नंबर की अगर बात करें तो फिर इसी में शामिल होता है शेयर वॉल्स। शेयर वॉल्स क्या होती हैं? ये दीवारें भूकंप की लहरों को रोकने और बांटने में एक तरह से मदद करती है। उसके अलावा है मोमेंटम रजिस्टरिंग फ्रेम। ये बीमा और कॉलम को एक तरह से मोड़ सकते हैं, लेकिन एक तरह से जो जॉइंट होते हैं उनको मजबूत रखते हैं, जिससे कि इनकेस अगर आपका अर्थक्वेक आए तो उसके बैलेंस को ये बिगाड़े ना और बिल्डिंग जो होती है वो सुरक्षित रहती है। और आखिर में होता है डायाफ्राम्स, जो कि छत, फ्लोर और डेक जैसी चीज़ों को तनाव से एक तरह से उसको रोकती हैं। तो ये है कुल मिला के अर्थक्वेक को लेकर एक तरह से जो बिल्डिंग पर जो इसका इफेक्ट रहता है उसका क्या असर होता है, कैसे जो नई टेक्निक आ रही है उससे कैसे इनका बचाव हो सकता है। तो इसकी पूरी जानकारी ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वापस चलते हैं जयंत जी के पास। जयंत जी, अर्थक्वेक का ना बहुत ज़्यादा डर है, कहीं ना कहीं मन में एक बहुत डर लगता है, और ख़ास तौर पर जब इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जैसे मुंबई जैसे शहर हो गए, आजकल बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वहाँ भी बन चुकी हैं। दिल्ली में तो खैर कम है, नोएडा, गुड़गांव हो गए, वहाँ पे जितने भी लोग ऊपर के फ्लोर्स में ज़्यादातर रहते हैं उनमें एक मन में डर होता है कि कल को ऐसा ना हो कि अर्थक्वेक आए और हमारे जो है वो घर ढह जाए ताश के पत्तों की तरह। तो ऐसे में कुछ कंस्ट्रक्शन क्वालिटी में चेक वगैरह जो होते हैं वो अर्थक्वेक रेसिस्टेंस चेक करने के लिए भी होते हैं। जी, जितनी बिल्डिंग बनती हैं वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होती हैं। दे आर डिज़ाइन कि इस तरह से करें कि वो होती हैं, और अगर वो नहीं होंगी तो जो भी अथॉरिटीज़ हैं वो उसका भी अप्रूव नहीं करेंगी। ये पार्ट होता है स्ट्रक्चरल ऑडिट का ही। ओके जी ठीक है, ये स्ट्रक्चरल ऑडिट का जो है एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, लेकिन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के लिए भी कोई एक पैमाना है, कोई मापदंड है, कोई सर्टिफिकेशन है, जैसे कि कोई नेशनल ग्रेडिंग सिस्टम हो गया, BIS की तरह हो गया, कुछ इस तरह, या ISO की तरह हो गया, कुछ ऐसे हैं सर्टिफिकेशन? जी, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। BIS के अंदर नेशनल बिल्डिंग कोड है जिसमें सारे पैरामीटर्स डिफाइन किए हुए हैं, सारे क्वालिटी पैरामीटर्स डिफाइंड हैं और उसमें हैं। तो उन सबको सब बिल्डर्स को, स्ट्रक्चरल इंजीनियर को, सबको फॉलो करना होता है वो पैरामीटर्स, और वो सारे कोड फॉलो करने होते हैं।